चलो अभी करते हैं शराब करो है आता ही। कल जो पढ़ा था वो टॉपिक क्लियर है? डाउट है? क्लियर कलर टॉपिक कल मैं था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में, तो काफी अच्छा समझाया इस चीज के बारे में। और उसको कोई डाउट तो बताओ पहले। कोई डाउट है ना? तो बस तो फिर तो चलते आए हुए है ना। आओ इनका डाउट तो मैंने कल कहा था कि जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है इसमें क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे एक ही सैंपल पे दो इवेंट की बात हो जाएगी। दो इवेंट मतलब या तो आप ये कह सकते हो कि दो चीज एक साथ हो रही होगी या लगातार हो रही होगी या एक के बाद एक हो रही होगी। बात तो एक ही है, बात तो एक ही इसमें, लेकिन कैसे निकलेंगी इसके बारे में बात की थी मैंने। और टॉपिक मैंने क्लियर करने को क्या करेंगे तो इसके टॉपिक क्लियर करने की मैंने बात भी की थी आपसे। अब होंगे कैसे, चलो देखते हैं बात, है ना। कुछ नहीं कहा थोड़ा मैंने कल इसके बारे में बस समझाया था। तो वैसे किसी ने क्वेश्चन करे कुछ हुए? आसान नहीं क्वेश्चन है, टफ है? इजी है, चलो बढ़िया। प्रोबेबिलिटी आसान है टफ है अभी तो? अब तक आसान लगी? चलो देख लो, बच्चे कहते हैं प्रोबेबिलिटी टफ है, बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी, लेकिन बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। मैंने डाला हेडिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसका मैं लिखा था पहले एक बार, है ना। लिखा है ना, लिखो। लिखे इफ वी हैव टू इवेंट्स E1 and E2. If we have two events E1 and E2 and we want to find the occurrence of both events simultaneously, then actually लिखिए then by conditional probability theorem। पहले देख लो और दूसरा पहले इस्तेमाल करना है यहाँ पे। जब हम बात कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की, पहले आप सुन लो फिर लिखना है इसको। वैसे मैंने कल बताया भी था इसके बारे में, अगर आपको याद भी हो तो। मैंने वहां पर कहा था कि यहाँ पर आपके पास दो इवेंट कौन कौन से हैं, E1 और E2। तो यहाँ पे जो बात की ये भैया P E1 अपॉन E2। अगर लगातार होंगे साथ होंगे तो एक ना एक क्षण का अंतर भी होगा। अगर साथ में फिर तो कोई भी किसी को इफेक्ट डाल सकता है। E2 E1 बढ़ा लेगा, E1 E2 बात तब भी हुई। ये एक के बाद एक और तब भी एक इफेक्ट डालेगा।
भाई कॉमन सोचने के बाद क्या है, मान लो आपके पास दो इवेंट है, अगर आप एक पहले निकालो फिर बाद निकालो दूसरा, तब भी इस पे इफेक्ट डालेगा। 7 निकालोगे तब भी फिर किसी किसी पे डालेगा इफेक्ट, या फिर अगर आप एक के बाद एक जस्ट थोड़ी देर बाद निकाल रहे हैं तब तो इफेक्ट डालना नहीं है। तो सीधी सी बात ये है कि हम सोचते हैं पी E1 अपॉन E2, तो उस समय बाय कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या थी, पी E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन पी E1। कोई बात तो आया था। तो इस हिसाब से हमें बताया जो कॉमन है वो उस पर इफेक्ट डाले किसी एक पर, यही तो बात थी। अगर मैं इसको चाहूं तो क्या मैं इसको लिखता हूं पी E1 अपॉन E2 इनटू P2। गौतम लिखा मैंने कहा ना कि इसका वैसे कॉन्सेप्ट तो था, कहां से बताओ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो वहां पे होते है तो वही टॉपिक बेस भी वही है, पर लेकिन इसको समझना ध्यान से का। अगर आपके पास कोई दूसरा इवेंट है, एक तो है एक दूसरा इवेंट है, तो पहले एक ही तो होगा, फिर जो दूसरा होगा वो एक के रेस्पेक्ट में तो होगा, एक मतलब एक के होने के बाद होगा। आप इसको ऐसे समझेगा तो इसका पीएम मत समझेगा यहाँ पे इवन अपॉन E2 यानी कि उसमें से निकलेगी नहीं, ये थोड़ा गलत हो जाएगा आपका, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, ये कॉन्सेप्ट आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि ये उससे मैच नहीं करता। इसका सही सटीक एग्जांपल कहां पर होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे। और यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है उसको समझेंगे वो कैसे, वो इसमें ये है कि हम दो ये E1 एंड E2 के नाम से काउंट होगा, E1 एंड E2 यानी E1 और E2 के एक साथ होने की, E1 और E2 के एक साथ होने की इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे एक साथ ऐड आ गया कि ये और ये दोनों हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पहले आपको एक लिखना पड़ेगा, दूसरा हो सकता है आप ये कहो भैया हम ऐसे भी लिखे, चलो कोई बात ना। तो अगर मैं आपसे कहने हुए पहले हो सकता है भैया ऐसे हो सकता, हाँ जी, तो उस समय क्या होगा, E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन पी E1। अब क्या लिखोगे यहां से, E2 इंटरसेक्शन E1 इक्वल्स टू पी E1 इनटू पी E2 अपॉन E1। सही बात है, इसे फर्स्ट बोल दो। तो आप देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहूंगा मैं, बताओ जरा एक बार, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखोगे आप, भाई E1 इंटरसेक्शन E2 पी E2 मैंने गलत लिखा, सो बात तो ये कोई सही पहले भरा, मैंने कहा था ना छोटे पहले लगातार हो एक के बाद एक हो, बात एक ही होने क्योंकि वो कहा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या करती है, फॉलो करें कम्यूटेटिव लॉ की। तो हम लिख सकते हैं क्या कि आप यहां लिख दोगे पी E2 और पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी E1 कोई दिक्कत, यानी एक की उपकिरस एक के बाद होगी। तो पहले जो हो चुका वो E2 है, यहाँ पे E1 बाद में, E1 पहले है और यहाँ E2। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मतलब मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे E2 अपॉन E1 मतलब ये नहीं है कि E2 इस पे E1 डिपेंड कर रहा है, ऐसा मैंने नहीं कर, मैंने कहा था यहाँ पे क्या है कि दो इवेंट हो रहे हैं और वो एक ही सैंपल स्पेस से होंगे, और बस मतलब ये है कि E2 हो रहा है E1 के बाद में, पहले सॉरी हाँ यहाँ पे E2 हो रहा है E1 के बाद में, और यहाँ पे क्या E1 हो रहा है E2 के बाद में। कंफ्यूज मत करना अपने पास, कंफ्यूज मत करना अपने पास, नहीं तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। समझ में आई बात, कैसे आओ जरा दोनों के लिए करता हूं। हमने कहा था आपके पास टोटल ओवरऑल मिला के 52 कार्ड्स है, किसके हैं 52 कार्ड्स, पूरे पैकेट में जितने कार्ड उसके हैं। मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक कार्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, ठीक है, साइमल्टेनियसली, कोई दिक्कत ना आता है। अब मुझे एक बात बताओ, जब 2 ब्लैक कार्ड निकाल लो आप, मैंने पहले आपको इसके हिसाब बताता हूं, तो पहले एक तो निकलेगा ना विदाउट रिप्लेसमेंट, देता हूं मैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें तो आप जानते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, कार्ड निकाल लेंगे एक के बाद
जब एक निकल गया तो वो वापस अंदर ही रखा जाएगा, वो बाहर आ गया, वो बाहर आ गया। तो अब देखो ब्लैक कार्ड कितने 26, तो इसका क्या 26 तरीके हैं किसी एक कार्ड को सेट करने के, कितने में से इनटू, अब एक निकल गया ना, कितने बचे 25/51। बात समझ में आई? अब यहाँ आ जाओ, तुम्हें इसमें कंफ्यूजन होगा, पहले से क्या करता हूँ। आपके पास पहले देखो इवन हो रहा, इसको बताऊँ अभी, पहले सुन लो, इवन होगा 26, कितने में से 52। पी इवन मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इवन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इनटू E2 अपॉन इवन, मतलब क्या हुआ, जब E2 मतलब सॉरी जब इवन हो चुका है, तो हो चुका है तो कितने कार्ड बचे 25 कार्ड बचे ब्लैक। अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 25 कार्ड की, आयरन सैंपल्स में से वो एक तो निकल चुका है, एक तो निकल चुका है, तो सीधी सी बात है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये लिखेगी। अब इसके है बताता हूँ कंडीशन के हिसाब से, इवन हो गया 26, अब जो दूसरा जाएगा उसे ब्लैक लेने हैं, तो ब्लैक को पूरे उठाएगा, कहीं से भी बात हो तो 25 ही कॉमन ना होंगे पूरे। अगर तुम ऐसे रखना चाहो कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि भाई आपने कहा तो कॉमन थिंग है तो 25 पूरे, तो E2 का इवन पे क्या इफेक्ट डालेगा 25 का पूरे कॉमन, तो 25 कहां से निकलेंगे, सैंपल स्पेस में से। इतना चीज़ भाग भाग है, इतना आगे निकल जाएगा कि सिलेबस पीछे रह जाएगा, भाई आगे निकल जाएगा, सिलेबस को फाड़ देते हैं। पढ़ाई कैसे चल रही, लोग पूछते हैं पढ़ाई कैसे चल रही है,
How flexible it is. अरे मैं देखना चाहता कि मैंने डिग्री ₹5 तेरे से फोन उठा ले कुछ भी चलो टाइम पर सेट करना चाहूँगी टाइम पर पैक कर देखूंगा चेक करने वाले दो बड़े बात करो ये बड़ा बोल गलत बोल दिया जब छोटे बड़े बात कर रहे हो तो बीच को यहाँ बड़ा बोल बड़ा छोटा बीच का तो बीच का मतलब हाइट में वैसे इस हाइट की बात हाँ तो मैं इससे लंबा कह रहा हूँ मेरे तो छोटे बीच का हुआ ना मुझे पता है लॉकडाउन में दिमाग तो सट है छोड़ दिया तो बच्चे को मैसेज आ रही है भैया कहाँ गए बंद हो चल रहा है काला ऑनलाइन कौन कौन पढ़ता है
ऐसे मर जाएगा मेरा नोटिस। तूने कहा था फोन लाओ तो मिल ले, ये चीटिंग है। क्या तूने कहा था ना सर फोन लाओ तो मिल ले। मोड़ने के तरीके क्यों टूट के तुझे बता, तू डॉक्टर ही तो पैदा हुआ, यूके डॉक्टर पैदा हुआ। इसको डॉक्टर नहीं ये कैसे बेटा मोड़ने के बहुत तरीके कैसे ही मोड़ कैसे ही मुड़ जाएगा। बस इसकी जान निकल जाए। बाकी बहुत फ्लेक्सिबल है तोड़ना चाहता नहीं चाहता। कोई भाई बहुत फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट पढ़ना चाहती है। हमारा टाइम खराब कर दिया। तोड़ तो है इसका, टूट जाएगा मोड़ने के तरीके होते हैं। बताया थोड़ा सा मोड़ के देखा क्या तोड़ना है तोड़ देना, दूसरे लोग 3-4 बड़ी देर बैग में। लेकिन सारे नंबर बैग बस एक चाहिए था 180 कर गया ही तो। मगर जाके पहले फिर से चिपकाओ। पर से जोड़ है वो 5 जोड़े जुड़े लगे तो मुंह पे लगे तो पता ना जैकेट बता दे। चलो एक स्केल ले, तेरे को अच्छा ले एक साला प्रॉब्लम दे दे तो निकल गया। ऐसे ही हुआ है। माउंट कीड़ा है तो क्या रेट नहीं है, मतलब जब राज में गया अरे मेरे से ऐसी तो वाला तो मैं तो लोग देख भाई तोड़वा दे एक मिनट का ट्रांस है सिर्फ 10 मिनट में चलेगा तो चेक करता है। मतलब पासा ऐसा बल्ब से ऐसा फूटा है बल्ब फूट जाएगा। क्या टुकड़ा टुकड़ा ही हो गया, इतना टुकड़ा हो गया। भैया वीडियो पे लंबा अभी तो कभी 5 मिनट। चलो आंटी बता रही कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ना। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो उनके बच्चे वहाँ ट्यूशन पढ़ रहे थे। कह रही कि मैं चाहती हूँ कि वो अब आपके पास आए। यार मेरे पढ़ाए बच्चे कितने ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मैथ ही पढ़ा रहे हैं। दक्ष पढ़ा रहा है? अरे दक्ष तो छोड़, अभिषेक है कि ओम सर ने जो पढ़ा हुआ था, ओम सर था अभिषेक, ओम सर ने सुबह बैच में करा, इसके 92 नंबर थे मैथ में। अभिषेक त्यागी लंबा से वाले से बहुत बच्चे हैं, लड़कियां हैं। हाँ तब आप ट्यूशन शुरू कर सकते हैं। अच्छा ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चे निकलते हैं। और बस पढ़ा मैथ ही है, मैथ समझा रहा तो बहुत करने लगी ऐसे मैं भी पढ़ाऊंगा। पढ़ा रहा अब मैं जो ना कम अच्छा पढ़ाएगा, मतलब ज्यादा अच्छा पढ़ाने लगा, बच्चों ज्यादा कॉन्सेप्ट लेगा दिया। मेरा दूसरी हिसाब किताब है। अच्छा मेरा बड़ा हिसाब किताब है। तेरा बड़ा बेसी बड़ा हिसाब किताब रहेगा तेरा तो। चलो आज उठाते हैं। मेरे 10th के बाद लगे।
तेरे 10th के बालक हैं, तेरे हैं 10th के बालक Physics में हैं? अच्छा मैं फिजिक्स और मैथ पढ़ाऊँ। चलो बढ़िया बढ़िया। चलो कोई बात ना, जिसको जैसे सुटेबल लगे ठीक है। मैं तभी कहूँ बच्चे क्यों कम से हो रहे हैं? 10-15 पाऊंगा। अरे तू 10-15 मेरी हाथ खाई पड़ी है, मुरादनगर में ना देखो लोग भैया के बालक के ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। चलो हाँ जी, थोड़ा बात अपना कंटिन्यू करते हैं। चलो अच्छी बात है, हमारे पढ़ाई कॉलेज में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। नाम ये ना अब दुख की बात ये खुशी की बात ना, दुख की बात है, पेट लाप लग रही है। पूरे लॉकडाउन में बता रही है आंटी क्या लोग है, 2-3 बच्चे घेरे बैठे हैं सब। तुम्हारे फिर लोग कहते हैं कि तू सारे जगह पढ़े हो, अब लोग कह रहे फिर बाद में लोग हैं उनसे अच्छा पढ़ा देंगे कह रहे वो भीड़ है वहां, क्या समझ में आएगा, मैं अकेले पर्सनल गाइड करके पढ़ाऊंगा। तो अच्छी यार सही है सही है, कह रहे वहां भीड़ है भीड़ है अभी तो खाली पढ़ा। वहां भीड़ है, तो 2-3 बच्चे हम पढ़ाएंगे अटेंडेंस करके। मैं कहा भाई वाह, ये बात कैडी पॉइंट मार दी है। चलो अच्छा एक बात है, और कोई सब्जेक्ट ना पढ़ा मैं बस की ना ना और कुछ। हाँ मतलब मैं तो समझ में आई ये बात, और सब्जेक्ट समझ में ना है क्यों नहीं? मैं तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आवाज बढ़िया, I support you. मैथ तो मैं डाउट क्लियर करूंगा, वैसे मतलब पूछना है। I support you. मैथ्स और पढ़ाई बस मैथ नहीं, हाँ मैथ पढ़ा। चला जाओ, मजाक कर रहा हूँ। चलिए कब मैं कहूँ तो पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम किसी के बारे में कहो तो मत। और दूसरी बात, और मेरा मानना ये भी है कि तुम अपने कहीं 1000-2000 रुपए के ऊपर या पॉकेट मनी वैसे बहुत देर में जाओगे, सीरियस बात कही है वो क्यों ही कह रही है। जितना लड़की को पढ़ाया था अब तक कुछ नहीं है, क्योंकि उसे बताया गया कि क्वेश्चन ऐसा हो, क्योंकि मैं नोट देख के ही पढ़ा रहा। खुद कह रही है कि इन्होंने कह रही है वो क्या कर रहा, नोट्स देख के ही बता रहा। तो चीज अटक गई, 1 मिनट रुक जा, रजिस्टर खोला फिर पढ़ा रहा। तो नोट्स देख के पढ़ाना तो गलती हुआ, पिक्चर देख के पढ़ाएगा एटलीस्ट, तो उसे एक्सप्लेन तो कर दे। तो बच्चा क्या हुआ, रट्टा ही तो मार रहा है। तो ऐसे सही नहीं होता, तो वो चीज गलत है। चलो कोई बात ना, बताया तो पीछे ही पढ़ा है, कोई पीछे पढ़ाया, बहुत सारे हैं लोग, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो भैया इवन तो क्या था ब्लैक की, तो 26.51 हो गया इनटू, अब मैंने कहा जब एक निकल गया अब भी मुझे ब्लैक चाहिए, तो एक तो अलग हो गया ना, उसमें बिल्कुल सेपरेट हो गया, तो 25 तो कॉमन हो गए, तो 25 की प्रोबेबिलिटी कहां से निकल जाएगी, सैंपल पे तो निकल जाएगी। बस यहाँ पे ये है कि आपको एक बात रहती कि वहां 25 की प्रोबेबिलिटी 25 के रेस्पेक्ट में निकलती पहले जो कॉमन होता, पर लेकिन कॉमन थिंग वाला सिस्टम है ही नहीं अब ये और आके भाई एक ब्लैक कार्ड निकल गया 26 पे, तो 26/52 सैंपल पे निकल जाएगी इनटू, अब निकल जाना एक खत्म। अब ये है कि अब एक और ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितने बचे, 25 कहां से निकल गया, जो रिमेनिंग कार्ड है कितने 51, 25.51 होगा। थोड़ा सा अंतर ये कि यहाँ पर कॉमन की बात ना करके उस इवेंट को समझाया गया, ठीक है मेरी बात, हाँ है ना। तो ये लिख लीजिए वहां से आप देन बाय कंडीशनलिटी ये लिख सकते हैं, ठीक है, और ये लिखना है एंड इट इज काउंटेड एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। यानी एक इवेंट की ऑकरेंस पहले होगी, दूसरे की बाद में होगी, जो उन रिमेनिंग थिंग में से की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इवेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे मैं कहूं 1 रेड एंड 1 ब्लैक, तो 1 ब्लैक ये रहा, तो दूसरा रेड क्या होगा 26/51 यानी 51 ही होगा, ठीक है। रेड 26 बचे, तो ध्यान रखिएगा उस समय रिमेनिंग थिंग की बात की जा रही है, पर सैंपल स्पेस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। ओके नोट कीजिए। कोई दिक्कत है जी?
हो गया। पहले यहाँ तो हो गया लिखा, लास्ट में लिखा दिस इज नोन एंड दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और नीचे एक नोट लिखिए, नीचे एक नोट लिखिएगा बेटा सभी इधर सभी। इसे यहाँ तक कॉपी करने के बाद एक नोट लिखवाना, वो देख लीजिए एक बार। लिखिए, here we find the probability of both event after occurrence of one of them event। सही बात है ना, किसी एक के होने पर। ये साथ में भी काउंट होगा, साथ में निकालना ही बात यही होगी। साथ निकालेंगे तो किसी किसी का पहले प्रीफरेंस दोगे, पहले ये हो रहा है ना, ऐसे तो हो सकता। तो यहाँ पे एक के बाद दूसरे की होती है। एंड जो अब मैं बात बोलूं ध्यान समझना कि यहाँ एक कॉमन फैक्टर थिंक नहीं कर रहा, कॉमन फैक्टर थिंक महसूस नहीं कर रहा है यहाँ पे। कि देखो यहाँ पर मैं कह लूं कि आपको एक रेड एक ब्लैक निकालना, सोचो 1 रेड एंड 1 ब्लैक, तो 1 ब्लैक तो होगा 26/52 इंटू, अब रेड कितने 26 है। तो यहाँ पर ये जो ना कि E1 E2 बिल्कुल क्या हो, कॉमन ही हो। ये डिफरेंट के लिए भी एंड करके लिखिए, एंड दिस इज आल्सो पॉसिबल फॉर 2 डिसजॉइंट इवेंट। मेरी बात ध्यान रहेगी, क्योंकि रेड और ब्लैक का कलेक्शन अलग है। फ्रॉम 2 डिसजॉइंट इवेंट फ्रॉम सेम, इसे दूसरे पास लिखना बात को, फ्रॉम सेम सैंपल स्पेस। ये ध्यान रखने के सैंपल स्पेस सेम होना चाहिए, उसमें दिक्कत ना हो। मेरा समझ है ना, सैंपल स्पेस अलग ना हो, ये ध्यान रखना आपको। अगर सैंपल स्पेस होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी कैसे निकल के आएगी। क्लियर हुआ? टॉपिक क्लियर हुआ? टॉपिक क्लियर हुआ? अब मैं टॉपिक का बीच में टोटल प्रोबेबिलिटी उसकी बात नहीं कर, क्योंकि वो आपको कॉमन अंडरस्टूड वाला है। टोटल मतलब सभी चांस को ऐड करना, और टोटल कहां इस्तेमाल होती है, और के लिए, जहां पे चॉइस आएगी। मैं कह रहा हूं इधर अ ब्लैक और अ रेड कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। एक ब्लैक या फिर एक रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई? हाँ है ना। तो जहां भी चॉइस लिखी वहां पे टोटल है, यहां नीचे प्लस आ जाता है, याद है ना। क्या बताता है इसके बारे में, तो मैं उसके बारे में नहीं लिखा टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में। टोटल प्रोबेबिलिटी एक कॉमन थिंग है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका सही सटीक एग्जाम्पल है वो इसका बढ़िया। मैं आपको इसके क्वेश्चन आपको इससे करते हैं अच्छे क्योंकि शायद समझ में ना आए एक बार, पर एक बार बुक की तो आएगी। 13.3 में आ जाओ। अगर भी आगे पूछ के भाई थोड़ा बताने के लिए, इसलिए मुझे मजबूरी में करना पड़ा, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। 13.3 में आ जाओ। इसका पहला क्वेश्चन देखो एक बार, 13.3 का पहला क्वेश्चन, इट्स कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो क्या कहता है, सुनना ध्यान से बेटा, बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से। कहता है एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अर्न जानते हो, फ्लास्क का जो है बाउल टाइप भी बर्तन भी हो सकता है, उसको अर्न है ना। एक अर्न है जिसके अंदर 5 रेड 5 ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज थ्रोन एट रैंडम, हम एक बॉल निकालते हैं रैंडमली। इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। देखा, इसने कहा हमने बॉल निकाली, उसका कलर नोट करा कि कौन सी कलर की थी, वापस से। मोरेवर 2 additional ball of the color drawn, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn। जैसे कलर की बॉल निकाली थी ना, अगर निकली थी ऐसी 2 बॉल, and then a ball is drawn at random। What is the probability that the second ball is red? देखो अब ये कहा second ball is red, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकंड बॉल रेड तो कंफर्म कर दिया, पहले क्या पता। ये क्या टोटल प्रोबेबिलिटी दो कैसे, आओ मैंने ये तो कहा दो कैसे, जब देखते हैं एक बार।
तो मैं टोटल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन ना करा के ओ लिखवा के ना, इसके एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि ये लिखवाने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इवेंट का सम, और कब, जब इवेंट श्योर ना हो। तो ध्यान रखना, चाहे भी आपको नोट लिखवा दूंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड व्हेन इवेंट नॉट कंफर्म, दैट मींस वी हैव चॉइस। देखो आप इसे नाम समझना, उसने कहा आपके पास एक अर्न है, ठीक है, इसके अंदर कितनी रेड बॉल है, 5 तो रेड बॉल है और 5 ही ब्लैक, पक्का, ठीक है। सोचो आराम से, आपने कोई बॉल निकाली, आपने कोई एक बॉल निकाली, बॉल निकाली, उसमें 2 बॉल और डाल दी, 2 बॉल, सस्पेंस में आ गया, दैट मींस इवेंट नॉट श्योर। कौन सी बॉल निकाली, कौन सी डाली, कौन सी डाल तो हो जाएंगी जब निकलेगी, तो दैट कुछ कंफर्म। तुमने क्या कहा था, जब वेन इवेंट नॉट श्योर, या जहां पॉसिबिलिटी हो जाएगी ज्यादा, तो वहां टोटल का इस्तेमाल हो। टोटल का मतलब होता है टोटल कितने तरीके भैया, सिंपल तो नहीं आ जाएगा, तो टोटल मतलब टोटल रिजल्टेंट होता है, ठीक है। अब सोचो इसमें केस 1 क्या होगा, व्हेन रेड बॉल ड्रॉन होता है ना, ये केस हो गया ना। अगर रेड बॉल ड्रॉन हुई तो उस पर वोल्टेज कितनी होगी, रेड कितनी है, 5/10। तुम्हें कुछ पढ़ लिया, 5 रेड 5 ब्लैक बोलती ना, पढ़ लिया। अब निकल गया इनटू, तुम इसमें 2 बॉल रेड डालोगे, और तो जब मैं 2 रेड बॉल और डालूंगा, अब सही तो रेड ही पूछ रहा हो, तो रेड की तो बात हुई, तो जब 2 रेड डाल दी कितनी जाएगी, 7। 7 नहीं रेड बॉल, हमें मोटी बुद्धि तो डालनी है वापस इसके अंदर ही, लिखना उसमें, इसे रिटर्न करूंगा, 7 में 2 बॉल और डाल दूंगा, तो कितनी होगी, अब इसमें वोल्टेज कितनी होगी, 12। नहीं बस समझ पूरी इंग्लिश की हिंदी यार, इसे इंग्लिश को हिंदी में बस कन्वर्ट करना तुम्हें। दूसरा केस 2, हमें क्या पता था कि पहली बॉल रेड निकाली, उसने कहा ऐसा कुछ कहा, उसने एक बॉल निकाला, जहां इवेंट श्योर ना हो वहीं होती टोटल प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ना, या तो यहां तरीका हुआ या। अब व्हेन ब्लैक बॉल ड्रॉन, अगर ब्लैक निकाल दूं, इस वोल्टेज क्या होगी, 5/10 इंटू 5/12। अब निकाल तो रेड है, सिर्फ तो रेड की थी उसने, पर मैं डालो कौन सी, ब्लैक डालूंगा, तो हमें तो रेड निकालनी है, तो टोटल बॉल कितनी होंगी, अब रेड 5 रहेगी, निकली कितने में से, 12। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या तो यहाँ तक क्या होगा, या तो टोटल प्रोबेबिलिटी का लिखो, टोटल मतलब कुछ और नहीं था, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या था, सम ऑफ कंडीशन। कितना हो गया भैया, 5/10 इंटू 7/12 प्लस 5/10 इंटू, ये आपका आंसर है, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। याद है जब आप कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आता कि भाई हमारे पास 3 लड़कियां 4 लड़के हैं, मुझे कोई 3 बच्चे लेने हैं, उसमें एटलीस्ट एक लड़की होनी चाहिए, तो एटलीस्ट मतलब एक लड़की वाली कंडीशन निकाली होगा आपने, 2 लड़की वाली कंडीशन निकाली होगी, और फिर 3 वाली भी निकाल ली होगी, जब तीनों लड़की होंगी तो तीनों को, तो आपने लास्ट में लिखा था आंसर, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन वे इक्वल टू, सबको ऐड लिखा था, तो टोटल मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज टू फाइंड द दिस कंडीशन। टोटल नंबर पॉसिबिलिटी मतलब कितने तरीके से ऐसे इवेंट पॉसिबल हो सकता था, जो उसको हमें यहाँ पे लिखना होगा, या हो सकता है उसके बारे में आपसे यहाँ पे बात करनी है, नहीं पूरी संभावना क्या है। अब आप बताओ, तुम कहते हो भैया मैं तो पहली बार रेड निकली होगी, कौन हंसता है रेड निकली, बताओ कौन कहता है रेड निकली है, दूसरी बॉल मतलब दूसरी बॉल तो कंफर्म है, पर पहली बॉल में कौन कंफर्म है रेड निकली होगी, तो ब्लैक हो सकती है। तो जहां कंफर्मेशन ना हो तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या करना पड़ेगा, उस इवेंट को सोच चलना पड़ता है, दूसरे को भी सोच कर चलना पड़ेगा, और फिर सबका, अब बताओ भी नहीं बस में
बताओ मेरी बात में क्या डाउट है? नहीं बात समझ में। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ होता है? जहाँ डाउटफुल केस हो। तो टोटल पॉसिबिलिटी तो निकल के आएगी। तो डाल के नोट करके टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी लिखिए when the condition of event happening not sure, there we use क्या? टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट ऐसे लिखिए, नेक्स्ट ऐसे लिखिएगा दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, दैट मीन्स वी वांट टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट। हम आप भी तो बात करना चाहते हैं कि उस इवेंट के होने के टोटल नंबर पॉसिबिलिटी क्या होगी, उसी को आप क्या कहते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हाँ है ना? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। कोई दिक्कत मेरी बात में? मेरी बात समझ में आई? या सब सिर के ऊपर जा रही है? पक्का? नो डाउट? समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लिखिए भैया, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, हल्का सा बस सुनना है ध्यान से, ठीक है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट और डिसजॉइंट इवेंट पर ध्यान समझना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होती है बच्चों के मन में कि इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से मुक्त है। आओ जरा मैं आपको इसके बारे में बात कर दूं हल्का सा। देखिए पहला समझ लो, मेरे जो वर्ड है आपके सामने उसे क्या लिखना चाह रहा हूं। पहला वर्ड इंडिपेंडेंट और डिसजॉइंट, ये आपस में बराबर नहीं होते। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे में कनेक्शन नहीं रख सकते। तुमने सुना कि हम जैसे मान लो हमारे पिताजी हैं तो क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब क्या? अपने पैरों पर अपने पैर पर खड़ा हो गया। तो क्या अपने पिताजी से अलग हो गया? अब भी तो सोचता कि मैं उनको कुछ वो लाया कुछ खा लूं, वे मेरे कुछ खिलाया हुआ खा लें, तो कॉमन तब भी होगी। डिसजॉइंट क्या होता है? सेपरेशन है, हाँ बिल्कुल सेपरेशन, कोई मतलब ही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में बिल्कुल भी नहीं है इक्वल। बात है कि इंडिपेंडेंट मतलब मुक्त होता है, ना कि अलग होना। मुक्त क्या होगा? मुक्त और अलग बात एक ही है, लग रहा होगा सुनने में आ रहा होगा। इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ, मैं कैसे बताऊं आपको कि अभी सुनते हैं, इसकी बात अगर सुनते हैं ध्यान से दोबारा, ठीक है? जैसा मान लो मैं कहूं कि आपके पास कोई दो इवेंट है, E1 और E2 है, तो E1 और E2 ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। पता कब कहलाएंगे? जब किसी एक की ऑक्यूरेंस दूसरे को इफेक्ट न डाले। किसी एक की ऑक्यूरेंस दूसरे को इफेक्ट, और इफेक्ट कब नहीं करेंगी? पहले एक सेपरेशन तो होनी चाहिए, डिसजॉइंट बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो सीधी सी बात ये, पर सुनो ध्यान से क्या कहता है, देखो थ्योरम समझो इस तरीके से। चलो कोई बात नहीं, पहले सुनो इंडिपेंडेंट को क्या कहता है। आपके स्टेटमेंट है तो क्या कहता है उदाहरण से, इफ वी हैव टू इवेंट्स E1 and E2, then from the sample space S से लिखा मैंने, then क्या हो गया? then they are
called independent event if probability of E1 intersection E2 होना चाहिए P1 into P। प्रश्न ध्यान से, अगर आपके पास ये कोई दो इवेंट है, E1 और एक E2 है, तो वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे कब? जब P1 इंटरसेक्शन E2 P1 into P2 होना चाहिए। अब समझाते हैं आपको इस तरीके से, ठीक है। अब आप कहोगे ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोलते हैं आप इसको? इसको क्या बोलते हैं आप? इंटरसेक्शन। और E1 है E2, E1 है E2 अभी आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ती तो क्या होता है? मतलब P1 इंटू P1 अपॉन उल्टा होता है Pe2 अपॉन E1 होगा। अगर पहले Pe1 है तो फिर क्या होगा? Pe1 इंटू Pe2 अपॉन E1। बताइए आपको कि पहले E1 हो चुका है, हाँ है ना। अब अगर E2 अपॉन जैसे P1 इंटू Pe2 अपॉन E1 रहेगा, और Pe2 अपॉन E1 Pe2 एक को आ जाए, Pe2 एक को आ जाए, क्या क्या सुन लीजिए हमसे? Pe2 अपॉन E1 किससे इक्वल जाए? Pe2 के इक्वल आ जाए, तो क्या होगा इसके लूप? Pe1 इंटू Pe2 तो हुआ, मतलब आ गया। मैं कह रहा हूं, आप जानते हो Pe1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या हुआ? ये तो पढ़ेगा भी आप पहले इसको, E1 का E2 से इंटरसेक्शन याद करो पहला। इसको ऐसे पढ़ोगे E2 अपॉन E1 मतलब क्या होगा बताया मुझे? Pe1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन Pe1, ये नीचे तो होता। तो अगर मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू P2 हो जाए, कोई दिक्कत? तभी तो कहोगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब इसके ओकेरेंस पे इफेक्ट ना डाले कुछ भी, तो डिसजॉइंट होना है, ये डिसजॉइंट ही होंगे, और सिमिलर सकती है बात। तो इसकी ऑक्यूरेंस इस पे इफेक्ट डाले तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी सेम। अब मेरी बात समझ में, अब चलो थोड़ा बात करते हैं बेसिकली, चलो आगे, क्योंकि मेरा मानना फॉर्मूला ना करके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है। फॉर्म तो हो जाएगा, प्रूफ क्या करना कुछ नहीं, मैं भी प्रूफ कर दूंगा आराम से, बहुत तरीके से प्रूफ कर देंगे, सुनते चलो। ठीक है, मान लो आपके पास पूरा डेक ऑफ कार्ड है, पूरी एक डेक ऑफ कार्ड, और मैं आपसे कहने लगूं मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक स्पेड कार्ड की और एक किंग की, कोई दिक्कत ना? नहीं बस समझ में बात। और मैंने लो इवेंट से दोनों में कुछ कुछ कॉमन भी होगा। आप मुझे बताओ पहले, हमने मान लिया Pe1 स्पेड कार्ड है, स्पेड कार्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 13 अपॉन 52। वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 तो लिखा हुआ है यहाँ पे। स्पेड कार्ड, स्पेड होते हैं, क्या कहते हैं स्पेड का मतलब क्या होता है? हुकुम, हाँ जी, हुकुम, हाँ जी, हुकुम का पत्ता है ना। और एक किंग, 4 ये तो एक किंग की है और ये किसकी है? किंग कितने होते हैं? 4 कितने वैल्यू? 1/13। अब सुनना ध्यान से, हो सकता है ये पहले हो ये बाद में। अब जरा मुझे बताओ, तो पहले कौन सा हुआ? ये वाला हुआ था ना, ये बाद में। इधर लिखोगे? अरे मल्टीप्लिकेशन तो बताया थी थोड़े पहले, ये बिल्कुल बेवकूफ होगी, लिखाई थी। इसका मतलब क्या हुआ? E2 क्या करे? E2 इंटरसेक्शन ये कंडीशनल थी, याद है कंडीशनल? या भूल गए? अब मुझे एक बताओ पहले, इसके कॉमन एलिमेंट कितना होगा दोनों में? एक ही तो कार्ड कॉमन होगा, जो किंग भी और
उसकी वोल्टेज कितनी होगी? 1/52 P1 कितना था आपके पास? 1/4 3952 तो है मोटी बुद्धि होगी, इससे कट जाएगा। ये क्या आया? ये किसके लिए है? P2 ये तो P2 के देखो ला गया, मोटी बुद्धि हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि E2 की ओक्यूरेंस E1 को कोई इफेक्ट नहीं डालती, वो तो अपनी जैसे वैसे वैसे लिखा रही है ना। E1 तो उसको सॉरी उल्टा बोल दिया, मतलब E1 की ओक्यूरेंस E2 को कोई इफेक्ट नहीं डालती। जो तुमने पहले इवेंट लिया ना E1, लेने दो, मजे में लो, तू जा ले जा, मैं तो जब भी ऐसे रहूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां बात की जाए कि Pe2 इंटरसेक्शन E1, यहां पे क्या होगा? Pe1 इंटू Pe2 अपॉन, यानी जो E1 पहले हुआ ना, E1 जो हुआ पहले वो E2 को इफेक्ट डाला, या ये बोल दो कि E2 E1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। E1 जब हो गया पहले हो जाने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कोई बताओ कैसे, एक एग्जांपल है, मान लो शांतनु में भैया भैया थे, हमने कहा 10 ब्लेजर है मेरे पास, हमारे दोनों का बर्ड में, शांतनु को एक पसंद आया, मैं 10 में ले जा, मैं दूसरा पहनने जा रहा हूं, तो इसके ऊपर से कोई इफेक्ट डालेगी? कब डालती इफेक्ट? कब डालती? जब मैं कोई पहन जाता, इसे पसंद आ रहा, ले जा भैया, कोई बात है ना, मैं तो जब भी दूसरा पहनने जाऊंगा। सही बात है ना? इस तरह भैया प्रोजेक्ट पहन लू, कहा भैया पहन ले, मैं तो यार पहन जाऊंगा जब भी, पहन ले, कोई बात ना। तो सीधी सी बात यहाँ पर क्या कही थी इसने? इसने ये कहा कि ये उन इवेंट की बात ना, तुम इसे गलत ले जाओ, ये उन इवेंट की बात है बस, केवल जहां पे ऐसी कंडीशन पॉसिबल है वहां। तो बता लो, हर कोई इंडिपेंडेंट नहीं होते, हर कोई इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगी। ये केवल इस प्रकार से, जैसे मान लो आपके पास एक कार्ड देता, स्प्रेड की बात हुई, तो पहला इवेंट ये था, दूसरा इवेंट ये था, तो ये कह रहा कि E2 अपॉन E1 की वैल्यू ये होती है, वो वैल्यू कितनी? 1/30। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो E2 की प्रोबेबिलिटी है जब E1 हो चुका है वो 1/13 है, वो तो ऑलरेडी 1/13 इसकी P2 की, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहा कि भैया E1 की ऑक्यूरेंस E2 को कोई फर्क डाल रही, जो पहले हो गया, यानी मेरे से पहले अगर शांतनु मेरे कोई कपड़े पहन चले जाए, जूते पहन जाए, मुझे कोई फर्क न पड़ता, मैं तो दूसरे पे जाऊंगा। पर है तो एक सैंपल स्पेस से कॉमन भी है, देखो कैसे। आओ चलो बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। शांतनु भाई की मेरी बात की, हम दोनों भाई भाई हैं। शांतनु ने अपने, हमारे पास 10 ब्लेजर है, 10 ब्लेजर है, ठीक है। अब शांतनु जो पसंद है, शांतनु को जो पसंद है वो कितने? 3 ब्लेजर इसके पसंद है, जैसे पहने जाने हैं। और जो मेरी पसंद के वे मेरे अलग से 4 ब्लेजर है, ठीक है तो कॉमन ही है, तो कॉमन ही, पर इसकी वजह 3 अलग है, मेरी पसंद 4 अलग है, 10 में से। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 की 3/10 होगी, मेरी 4/, कॉमन तो सारे ही है, 3/10 तो आई कॉमन की प्रोबेबिलिटी। इसकी मैं निकालने लगूं शांतनु की प्रोबेबिलिटी मेरे रेस्पेक्ट में रहेगी 3/10 ही, वही तो क्या रहेगी? रहेगी तो वही, ये P2 की E1 के रेस्पेक्ट में, यानी कि मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे 4 है, मेरी 4/10 अलग होगी पहले ही, 4/10 अलग होगी पहले, कोई बात ना। अब आ जाओ इसकी बात, इसमें 3 चाहिए, रहेगी 3/10 वहां से, ठीक है, बात तो यही। जो इसके पहले से पसंद थी 3/10 और कॉमन लेके भी 3/10 रहेगी, बताओ रहेंगे तो 10 में से ही, यही बात। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? बस सैंपल स्पेस सेम है। अब ये उल्टा कर दो, अगर मैं उल्टा पढ़ लो, E1 अपॉन E2 कर लो, E1 अपॉन लॉजिक, इसे भी दिखाता हूं एक बार। अगर मैं कहूं भैया Pe1 अपॉन E2 करो, तो Pe1 अब उल्टा लिखो ना, आओ जरा जी, इसके हिसाब से बताओ जरा। E1 जब भी एक ही रहेगा कॉमन, 190 करो कॉमन, सॉरी 1/52, 1/52 भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा? E2 4/, कट जाएगा,
ये जो E1 अपॉन E2 आया 1/4 किससे मैच कर रहा है? तो मोटी बुद्धि हो क्या बात है इसका मतलब? दोनों के occurrence एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। तो इसका क्या हुआ, जो E2 पहले हो चुका है हमारे पास, जो पहले हो चुका है उससे E1 को कोई फर्क न पड़ रहा। E1 तब भी अपना इसके ऐसी है, समझ में आई बात? नहीं, थोड़ा उल्टा पढ़ने का तरीका है। वहां पे ये होता था पहले कंडीशन की E1 की occurrence E2 को अफेक्ट कर देती है, यानी E2 छीन के जा रही थी। अब यहाँ पे कह रहा कि जो तू पहला हो चुका ना E2, हम जैसे मैंने वाली बात रसगुल्ला की बात थी कि चलो मान सर प्रिंस और मैं भाई भाई हैं, ठीक है, मम्मी रसगुल्ले रखे तो मैं अपने हिस्से 2 लेके जाऊं और इसकी अपने हिस्से 2 लेके जाए, तो मेरी ऑक्यूरेंस इसको कोई फर्क डालेगी? 4 रसगुल्ले रखे मम्मी ने रसोई में, मम्मी कह रही तू साथ पराठे रखे आलू के और 2 रसगुल्ले रखे अपने लेके चला जा, तो मैं बेईमान ना बनूं, मैं क्या करूं 2 ही खा के चलूं, तो मेरी ऑक्यूरेंस पे इसको कोई फर्क डालेगी? इसके 2 रखे 2 रखे, अब मैं 3 ले जाऊं तो ऑक्यूरेंस में फर्क डालेगा ना, है ना? तो राड़ हो जाएगी, खामखा प्रेस पिटेगा, ये कुछ बोल रहा है मैं मारूंगा, छोटा एक खा ले क्या हो गया, पर यहाँ पे तो क्या मैं 2 ही लूंगा ना, सीधी सी बात ये है ना। तो सीधी सी बात ये है कि किसी जो पहला इवेंट हो रहा ना, पहला वाला इवेंट, वो किसी दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालता, दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालता, इसका मतलब यही तो हुआ। तो मैंने ये तो कहा कि PE2 अपॉन E1, अगर ये PE2 के इक्वल जाए, अगर मैं बात करूं E2 इंटरसेक्शन E1, बात तो है क्योंकि कॉम्पिटिटिव को फॉलो करता है, तो यहाँ पे क्या होगा PE2 इंटू PE1। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो ही वो इंडिपेंडेंट हो गया, अदरवाइज नहीं होंगे। समझ में आई? मैंने क्या कहा 4 रसगुल्ले मैं अपने पहले आया 2 ले जाऊं, तो मैं अपने ही 2 लेके जाऊं, ये अपने 2 बाद में लेंगे, तो ये है इंडिपेंडेंट। मतलब इस इंडिपेंडेंट को वर्ड का अलग से नहीं लिया गया। इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ कि अपना अपना हिस्सा काम करना। समझ में बात आई आ रही या नहीं? आपके पास समझ में? अच्छा समझ में आई? तो जरा इसके बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट है क्या? अब देखो ध्यान से, मैं इसको लिखा हूं डेफिनेशन को, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा? ठीक है, इसको ध्यान समझना। तो हमने कहा ये PE1 इंटरसेक्शन T होता है, एंड उल्टा ही बोल सकते हैं कि क्या कि PE2 इंटरसेक्शन E1 क्या होगा भैया? PE2, यहां पे क्या लिखूं बताओ भाई? इधर लिखा जाएगा, समझ में आई बात? इसे फर्स्ट बोल दो, इसे कोई दिक्कत तो ना। अब देखो फर्स्ट फंक्शन दोनों सेम ही होंगे, ये हमने मल्टीप्लिकेशन में प्रूफ कर दिया। अब देखो इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देखो जी पहले ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट, कौन सा ले रहे हैं? पहला। तो फोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 4 इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है। अगर ये PE2 अपॉन E1 किसके को आ जाए? PE2 के आ जाए, वैसे ही बात कही, मतलब दैट मीन्स occurrence of event E1, ठीक है, नॉट does not affect occurrence of E2। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जब 2 बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या? इसकी occurrence इस पे इफेक्ट कोई नहीं डालती। तो देन क्या लिखोगे आप बताओ जरा मुझे? देन क्या लिखोगे बताओ? PE1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा भैया? PE1 होगा या नहीं होगा? चलो सब प्रूफ भी करते हैं अभी। भैया मैं भूल गया, पहला वाला कौन सा इवेंट था? स्पीड का था ना, और दूसरा किसका था? किंग का। भैया स्पीड की वोल्टेज कितनी थी? 1/4। और भैया किंग की कितना है आंसर? देखो आगे ना क्या कॉमन कितना दोनों में? एक तो कार्ड कॉमन था, इसकी वोल्टेज कितनी होगी?
बात समझ में आई? हाँ जी। इसलिए इसको आप ये प्रूफ करेंगे, इसलिए आप इसको यहाँ पे ये प्रूफ करेंगे कि जहां भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो पी E1 इंटरसेक्शन इनटू उनकी अलग अलग मतलब अलग अलग सेपरेट प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बात रहेगी ध्यान। ऐसे ही सिमिलरली क्या लिखूंगा मैं, ऐसे ही सिमिलरली क्या लिखूंगा फ्रॉम सेकंड देख लो। तो नाउ फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या लिखोगे भैया बताओ? पी E2 इंटरसेक्शन E1 क्या होगा भैया आपके पास? पी E2 ये आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए ये बात भी आपस में बराबर हो जाए। P1 इंटू P2 लिखो या P2 इंटू यहाँ भी आप ये लाइन लिखना, दैट मीन्स ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट कौन सा भैया? E2 है ना, नॉट अफेक्टेड ऑन ऑक्यूरेंस ऑफ E1। ये आपको बहुत है लिखनी पड़ेगी नीचे, ये काम आपका। और फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया है वो करना पड़ेगा आपको। और अब आपको फुल एक्सेस करके निकालनी है। हाँ जी। आज के लिए इतना है, 13.3 ठीक है? हाँ जी, ये नोट कर लीजिए प्लीज एक बार। और ये नीचे लाइन लिखनी है, दैट मीन्स ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट E2 नॉट अफेक्टेड द ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट E1। अब बता क्लियर हुआ पहले नहीं हुआ? मैंने प्रूफ कराया आपके सामने बात, ये बात प्रूफ कराई है ये बात, ठीक है? और आप अपना बिना एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे वाला पहला इसको जो समझाया आपको, अपना बिना फॉर एग्जाम्पल करके आप एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल करके क्या देंगे? एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के बिहाफ पे ये प्रूफ होगा, ठीक है? बात समझ में आई किसी को भी? नोट कर लीजिए बच्चा। अच्छा समझ में आया टॉपिक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्रोबेबिलिटी आसान है, तुम तो ये कर ली है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया आप लोगों ने बच्चों, ले लिया? ठीक है, चलिए बेटा एग्जाम्पल जो लिखना फॉर एग्जाम्पल करके, ठीक है? क्योंकि उसके बिहाफ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है? चलिए ओके बेटा।